अस्सलाम वालेकुम। तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होता है? देखिए, ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर विल गेट फॉर इन्वेस्टिंग इन अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। बेसिकली हम लोग यहाँ पे PIBs कंसिडर करते हैं आपके रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं और हम ये कहते हैं कि जब तक गवर्नमेंट है, ठीक है, इतनी बड़ी आपकी पूरी यानी कि डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाएगा मुल्क। जब तक आपका मुल्क है, जब तक आपकी गवर्नमेंट है, आपको ये पैसा वापस लाजमी मिलेगा। जो आपका रेट चल रहा है वो आपको लाजमी मिलेगा। तो इसको हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हम इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें, अगर हम दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ कितना रिटर्न मिलेगा और इस जगह पे हमें कितना रिटर्न मिल जाए। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम। डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट के टी बिल्स हो गए, फॉर एग्जांपल टी बिल्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, टी बिल्स में मुझे 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करूँगा? मैं तभी इन्वेस्ट करूँगा जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 20% या 25% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये मेरा जो 10% या 5% का जो ये ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, इसको मैं रिस्क प्रीमियम कहूँगा। ठीक है, In order to invest in a particular stock, an investor would require its return to be higher than T-bills risk-free return. ठीक है, इसको हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं। रिप्राइसिंग रिस्क आपका क्या होता है? The value of investments fluctuates as the interest rate change. This change can make the value of investment go up or down. This is called repricing risk. Interest rate की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, आपके पास इंटरेस्ट रेट जो भी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो या लोन ले रहे होते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर जो रेट लग रहा है वो फिक्स रेट है या फ्लोटिंग रेट है। फिक्स रेट का मतलब ये है कि आपका मुल्क का इंटरेस्ट रेट अगर चेंज भी हो जाएगा, पॉलिसी रेट चेंज भी हो जाएगी, तो वो रेट आपका फिक्स ही रहेगा इन्वेस्टमेंट का या लोन का। फ्लोटिंग का मतलब ये है एज़ पर आपकी पॉलिसी रेट है, पॉलिसी रेट चेंज होगा तो वो भी आपका चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, उसमें इनिशियली आपको दिया हुआ था फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट पे वो कहा हुआ था कि आपको 10% मिलेगा ये सालाना, तो सालाना आपको 1 लाख रुपए मिल रहा होगा। लेकिन अगर वो पॉलिसी रेट आपका 10% से 8% चला जाएगा तो अब आपको जो रिटर्न है वो आपको 80,000 रुपये मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी रेट आपकी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिनेरियो बताया कि इसकी वजह से कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, पहले केस में देखें, आपका जो रेट है, पॉलिसी रेट है, वो 10% है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की, कितने 10 लाख की, फिक्स रेट है, उस पर फिक्स रेट आपको 10% मिल रहा है। तो एनुअल बेसिस पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 लाख का हो रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कहीं और से लोन ले लिया। अब लोन भी वैसे तो आपका 2% 3% आपका ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है आपका कितने पे आपने लिया है, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो भी आपका 10% ही है। तो 8 लाख का जो मुझे लोन लिया, तो इंस्टॉलमेंट पर ईयर फॉर एग्जांपल मुझे 80,000 देनी है। तो जब मैं यहाँ पे 1 लाख में से 80,000 निकालूंगा तो मेरे पास फिर भी 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट मेरा 10% से 16% हो जाता है, तो ये तो मेरा फिक्स रेट था, तो इसका मतलब ये है कि ये तो मुझे 1 लाख ही मिलना है। लेकिन अब मुझे जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है? 10% की नहीं होगी, 16% की होगी। तो इसका 16% मेरे पास आ गया 1,28,000। अब क्या सीन होगा? मैं कमा रहा हूँ 1 लाख अपनी इन्वेस्टमेंट से, लेकिन मुझे लोन 28,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे लॉस में चला गया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट की वजह से कि इन्वेस्टमेंट्स पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम रीप्राइसिंग रिस्क कहते हैं। इसी तरह हमारा मैच्योरिटी रिस्क होता है। मैच्योरिटी रिस्क क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली मोर एक्सपोज टू इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज नोन एज मैच्योरिटी रिस्क। जितना आपकी इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी ज़्यादा होगी, 5 साल 10 साल, तो आपकी क्या होगी? इंटरेस्ट रेट चेंज करने का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। इसको आप कहोगे मैच्योरिटी रिस्क। टू कंपेंसेट इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड टेक हायर रिटर्न, दे डिमांड हायर रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन लॉन्गर टर्म ऑफ सिक्योरिटीज। दिस इज नोन एज मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। इसके अंदर क्या होता है? जो आपके लॉन्ग टर्म आपके बॉन्ड्स इस तरह से होते हैं, तो उसमें आपका मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम होता है। इसका मतलब ये आपका शॉर्ट टर्म से एडिशनल रिटर्न ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म पे अगर आपको कोई 10% दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म पे आपका क्या हो जाएगा? 12% हो जाएगा, 13% हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपका मैच्योरिटी रिस्क इंक्लूड है। ठीक है, तो आप रिटर्न भी ज़्यादा चाहेंगे। जैसे मैंने आप लोग कई दफ़ा बताया, जितना रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। लिक्विडिटी प्रीमियम क्या होता है? लिक्विडिटी प्रीमियम इज द एडिशनल रिटर्न
required by investors for holding an asset that is less liquid or more difficult to sell. For example, to invest in private equity funds, investors require a higher expected return compared to more liquid public market investments. For example, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, स्टॉक्स में पैसा लगाया, अगर आपके स्टॉक की वैल्यू गिर रही है तो आप क्या करोगे, फ़ौरन बेच सकते हो, आपको पता है शेयर्स आपके फ़ौरन बिक जाएंगे। लेकिन जो लोग इक्विटी में, फॉर एग्जांपल प्राइवेट इक्विटी में पैसा लगाते हैं, उनको पता है कि ये जल्दी चीज़ वो नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इसका रिटर्न हमें ज़्यादा चाहिए। अगर स्टॉक्स में नॉर्मली आपको 20% 25% का रिटर्न मिल रहा है तो इक्विटी में वो और ज़्यादा आपसे मांगेंगे, आपसे 30%, आपसे 40%, इस तरीके से आपका रिटर्न मांगेंगे, क्योंकि वो आपके जल्दी बिक नहीं सकते, कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। इसको आप लिक्विडिटी प्रीमियम कहते हैं। ये जो रिटर्न एक्स्ट्रा लग रहा है इसको आप लिक्विडिटी प्रीमियम कहोगे। इसी तरह आपके पास इन्फ्लेशन प्रीमियम है। The additional return investors expect on their investments to keep their money's value from eroding over time due to high inflation rate. For example, कुछ जो investments long term investments होती हैं, आपको पता है कि 5 साल की for example आपकी कोई वो है investment है और 5 साल के बाद आपको पता है inflation ज़्यादा होगा, तो आप ये expect करोगे कि ये वाला जो बॉन्ड है वो मुझे 5 साल के बाद मेरी investment की वैल्यू बढ़ाए, ठीक है। नॉर्मली आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है वो 10% दे रही होगी, 15% दे रही होगी, तो आप चाहोगे कि ये जो लॉन्ग टर्म है ना, इसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम भी ऐड हो, इसमें इन्फ्लेशन का रेट भी, एडजस्टमेंट भी ऐड हो, तो वो क्या करेगा, वो आपको 15% 17% का रिटर्न देगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड आर कंसिडर्ड एज हेजेस अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्वेस्टर्स डिमांड एन इन्फ्लेशन प्रीमियम व्हेन एलोकेटिंग फंड्स इन दीज इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। आपको पता होगा इनके रेट्स गोल्ड के और रियल एस्टेट वगैरह के ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को जब आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो आप उसको रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। दिस इज डन इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ट्रू रिटर्न का मतलब ये होता है, देखो फॉर एग्जांपल इफ द इन्फ्लेशन रेट इज 20% एंड योर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट इज 22%, अब तो एक्चुअली आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 2% का मिल रहा है। अगर ये समझें कि करंट सिनेरियो जैसे है कि इन्फ्लेशन आपका 30% 40% है, तो फिर आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में आपको मिल रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, आपकी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको हम रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अब फंडिंग लिक्विडिटी हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो लाइबिलिटी होती है वो 2 किस्म की होती है, एक करंट लाइबिलिटी हो गई, एक आपके पास फिक्स लाइबिलिटी हो गई। करंट लाइबिलिटीज़ आपकी वो ऑब्लिगेशंस होती हैं जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पूरी करनी होती है, यानी कि आपको 1 साल के अंदर अंदर जिससे भी आपने पैसा लिया वो आपको पूरा करना होता है, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका फंडिंग लिक्विडिटी बेसिकली बताता है कि करंटली आपके पास कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंसेस हैं, कितने आपके शॉर्ट टर्म के एसेट्स हैं कि जिनसे आप इन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हो, ठीक है। इसको आप कहते हो, इस एबिलिटी को आप कहते हो फंडिंग लिक्विडिटी। The ability of a financial institution or company to meet its short-term financial liabilities or fund its day-to-day operations easily। ये लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और बाकी ये होता है कि आपकी डे टू डे ऑपरेशंस में भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, तो अगर आपके पास कैश अवेलेबल होगा, बैंक बैलेंसेस आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आप ये डे टू डे ऑपरेशंस भी आराम से चला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने थ्योरी के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हमने ये जितनी भी डेफिनेशंस और जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह देखे, ये आपके पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये करवा दिया।